दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि शब्द काष्टा किस भाषा का है। ऑप्शन है आपके पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन या फिर लैटिन। तो सही उत्तर है काष्टा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अधिकांश पश्चिमी विचारकों ने जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द काष्टा से संबंधित माना है। काष्टा का अर्थ प्रजाति अथवा प्रजाति भेद होता है और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था प्रजातीय समूहों के विभेद के अर्थ में। बाद में अब्बे डुब्बाय जैसे महान फ्रांसीसी विचारक ने भी कास्ट शब्द का उपयोग प्रजाति भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए ही किया और इसके विपरीत भारतीय जाति व्यवस्था का संबंध प्रजाति भिन्नता से नहीं है, बल्कि ये सामाजिक स्तरीकरण के एक ऐसे रूप को स्पष्ट करती है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होता हो। इस दृष्टिकोण से जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द जातः से मानी जानी चाहिए, जिसका तात्पर्य व्यक्ति के जन्म अथवा जन्म के परिवार को सर्वाधिक महत्व देने से है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काष्टा शब्द पुर्तगाली भाषा का है और इसका अर्थ प्रजाति भेद से लगाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो जाति व्यवस्था के लिए कास्ट शब्द प्रयोग किया जाता है वो भारत में जन्म के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक समूह से लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है। ऑप्शन देखिए, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डी एन मजूमदार या ए आर देसाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी एन मजूमदार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मजूमदार। दोस्तों आप देख सकते हैं मदन और मजूमदार ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये निष्कर्ष दिया है कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। कूले का कथन है कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिक होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं, और इरावती कर्वे ने जाति को एक ऐसे समूह के रूप में स्पष्ट किया है जिसके सदस्य रक्त अथवा विवाह के द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। और इस दृष्टिकोण से उनका कथन है इरावती कर्वे का कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है ये कथन मजूमदार का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है। तो आप जानते हैं जाति एक बंद वर्ग है, ये मदन एवं मजूमदार का कथन है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें मजूमदार नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, एन के दत्त, जे एस घुरिये, सी एच कूले या एस एच रिजले। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एच कूले। दोस्तों सी एच कूले का कथन है कि जब एक पूर्णतया आनुवांशिक होता है, जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिक होता है तब हम उसे जाति कहते हैं, या फिर जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं। ये कथन सी एच कूले का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ये परिभाषा किसकी है। तो उत्तर है सी एच कूले की। सी एच कूले की परिभाषा है कि जब वर्ग यानी क्लास जो है पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये कथन किसका है या ये परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है, ये परिभाषा C.H. कूले की है। और आप देख लीजिए, जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार की परिभाषा है। ये प्रश्न भी बार बार आया है। और जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, कूले का कथन है। ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा, गलत ना होने पाए। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है कूले ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता, वो क्या है? पैतृक घर, वर्ण, जाति या धर्म? तो सही उत्तर है जाति। दोस्तों, हिंदू जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का सदस्य हो जाता है और वो जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? ऑप्शन देखिए, राम मनोहर लोहिया, B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, समग्र क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, यानी कास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये जयप्रकाश नारायण का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो आप जानते हैं कि ये कथन भारत में समग्र क्रांति के प्रणेता और प्रमुख समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। जाति राजनीति का कैंसर है। ऑप्शन है आपके G.S. घुरिये, मजूमदार, D.R. गाडगिल या कूले। तो सही उत्तर है D.R. गाडगिल। दोस्तों, D.R. गाडगिल ने जाति को राजनीति का कैंसर कहा है और इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधक माना है, जबकि रुडोल्फ ने इसे राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है। तो याद रखिएगा, D.R. गाडगिल का कथन है कि जाति राजनीति का कैंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति के कैंसर की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है D.R. गाडगिल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? ये कथन किसका है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, S.C. दुबे, A.R. देसाई या M.N. श्रीनिवास। तो सही उत्तर है ये कथन कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर के अनुसार जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। अंतर्विवाह को तो वे जाति की एक कार्यप्रणाली मानते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतरजाति विवाह को एक कारगर उपाय माना है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? देखिए, धर्म, कर्म, जन्म या सामाजिक संगठन। तो जाति व्यवस्था का आधार जन्म है और भारत में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का हो जाता है। एक जाति के सदस्य एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण ही उसके सदस्य होते हैं और इस प्रकार एक ही जाति में विभिन्न प्रकार की योग्यता, कुशलता और आर्थिक स्थिति वाले सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, जाति का आधार क्या है? तो आप जानते हैं जाति का आधार जन्म है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, यानी कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है?
देखिए, जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, सही है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, सही है। जाति व्यवस्था में संस्तरण या हायरार्की पाई जाती है, सही है। और जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है, ये आपका गलत है। जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों, यन के दत्त के अनुसार संपूर्ण जाति व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं इस प्रकार से देखी जा सकती हैं कि एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते, एक जाति के सदस्यों पर दूसरी जातियों के सदस्यों के साथ खान पान रखने पर प्रतिबंध होता है, यद्यपि सभी जातियों के लिए ये प्रतिबंध समान रूप के नहीं हैं। अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं। सभी जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण होता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है और व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है। यदि उसे अपनी जाति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाति से बहिष्कृत न कर दिया जाए, और संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी.एस. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, या फिर भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तो सही उत्तर है व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। दोस्तों, जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला तो समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण या हायरार्की, खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, पांचवा है व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर नियंत्रण, और छठवां है विवाह पर प्रतिबंध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ये जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं और इनमें से निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरा का व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता और छुआछूत। तो जी.एस. घुरिये ने जाति की जो 6 विशेषताएं दी हैं उनमें से सही है समाज का खंडात्मक विभाजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं दी हैं, उनके अनुसार कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है? देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, अपवित्रीकरण, संस्तरण और भोजन और सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। तो सही उत्तर है अपवित्रीकरण इसमें शामिल नहीं है जी.एस. घुरिये की जात व्यवस्था के 6 लक्षणों में। और आपको बता दें दोस्तों, जी.एस. घुरिये ने जो जात व्यवस्था के 6 लक्षण दिए हैं, वो 6 लक्षण आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, जे.एच. हट्टन या एस.सी. दुबे। तो सही उत्तर है जी.एस. घुरिये। दोस्तों, जी.एस. घुरिये ने अपने शोध शीर्षक जाति का निर्जातिक सिद्धांत के आधार पर 1932 में अपनी प्रथम पुस्तक भारत में जाति और प्रजाति प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में उन्होंने जाति की उत्पत्ति से लेकर इसके भविष्य के विषय में भी विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने जाति को एक जटिल प्रघटना बताया है और कहा है कि इसकी कोई निश्चित या सामान्य परिभाषा नहीं है। उन्होंने जाति की विशेषताओं को 6 खंडात्मक विभाजन प्रस्तुत किया है और घुरिये जो हैं, जी.एस. घुरिये जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान और समानता, इनमें से कौन सी हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं? तो सही उत्तर है देखिए अंतर्विवाह और सोपान। आप देख सकते हैं अंतर्विवाह और सोपान ये हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति की परिभाषा क्या है? देखिए, जाति एक बंद वर्ग है और जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति एक बहिर्विवाही समूह है, सही नहीं है। जाति एक भूभागी समूह है। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका सटीक नहीं रहेगा। और जाति एक बंद वर्ग है, ये इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण जो है समाधान है। E.A.H. ब्लंट ने अपनी पुस्तक द कास्ट सिस्टम इन नादर्न इंडिया में
जाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह और अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। मदन और मजूमदार ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये तर्क दिया है कि जाति एक बंद वर्ग है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक और संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, यानी जाति एक बंद वर्ग है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक विभेदीकरण और अस्पृश्यता, वर्ग और असमान शक्ति संबंध, पवित्र और अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, या फिर कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। तो सही उत्तर है पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। इस आधार पर लुई ड्यूमा ने जाति को विभाजित किया है या संप्रत्ययीकृत किया है। आप देख लीजिए, लुई ड्यूमा जाति प्रथा पर आधारित असमानता को एक विशेष प्रकार की असमानता मानते हैं। लोगों के वास्तविक और अवलोकनीय व्यवहार को जानने के लिए विचार और मूल्य आधारी हैं। ड्यूमा के अनुसार जाति सोपान के लिए एक पवित्र यानी शुद्धता और अपवित्र का विचार प्रमुख है। सोपान एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। ड्यूमा का मानना है कि भारतीय समाज स्थिर रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है, लेकिन समाज का परिवर्तन अनुपस्थित रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन किया है? तो ये विचारक हैं लुई ड्यूमा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? तो उत्तर है लुई ड्यूमा ने। दोस्तों, लुई ड्यूमा ने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में अध्ययन किया। उनके अनुसार भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से परिचालित है और ये संस्तरण या हायरार्की पवित्रता और अपवित्रता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतया कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए आर देसाई, लुई ड्यूमा, मैकिम मैरियट या एम एन श्रीनिवास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुई ड्यूमा। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुई ड्यूमा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, ए आर देसाई, जे एच हट्टन, जी एस घुरिये या एम एन श्रीनिवास। तो सही उत्तर है ये विचार जी एस घुरिये का है। और जाति के उद्भव के संबंध में जी एस घुरिये का कहना है कि भारत की जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ और यहीं से इसे देश के अन्य भागों में ले जाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन देखिए, एल ड्यूमा, डी हार्डीमैन, बी आर अम्बेडकर या एम एन श्रीनिवास। तो सही उत्तर एम एन श्रीनिवास। दोस्तों, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एकात्मकता की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने प्रतिपादित किया है और उन्होंने माना है कि सभी जातियों के जीवन स्तर में उच्चतम से निम्नतम क्षेत्र के स्थानीय संस्कृति के कुछ सामान्य तत्व हैं और किस प्रकार ब्राह्मण और हरिजन की क्षेत्रीय बोली, सामान्य भाषा, कुछ सामान्य देवी देवताओं में विश्वास है। श्रीनिवास इसे जातियों की एकता के रूप में ऊर्ध्वाधर एकात्मकता कहते हैं। क्षैतिज एकात्मकता ऊर्ध्वाधर एकात्मकता के विपरीत है। क्षैतिज एकात्मकता में एक जाति के सदस्य अपने क्षेत्र और भाषा का बिना विचार किए धार्मिक क्रियाकलापों, विश्वासों और परंपराओं आदि को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसमें देखिए अंतर्विवाह, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से, अस्पृश्यता या सामाजिक स्थिति का निर्धारण।
तो दोस्तों अंतर विवाह जो परंपरा है या अंतर विवाह की व्यवस्था जो है ये जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जाति व्यवस्था का सबसे संभवतः कठोर प्रतिबंध विवाह से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति अथवा उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और वेस्टरमार्क एक विचारक हैं, इनका कहना है इंडोगैमी या अंतर विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध समझा जाता था और ऐसा करने पर कभी कभी व्यक्ति को अपनी जाति की सदस्यता से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। इसलिए अंतर विवाह जाति व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। अगला प्रश्न है अपनी जाति के प्रति। देखिए, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। ऑप्शन देखिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद। तो सही उत्तर है इसे जातिवाद या कास्टिज्म कहा जाता है। दोस्तों जातिवाद द्वारा जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना को प्रश्रय दिया जाता है। कुछ व्यक्तियों में चाहे वास्तविक योग्यता न हो फिर भी किसी जाति विशेष का होने के कारण उन्हें बहुधा लाभ प्राप्त हो जाता है। काका कालेलकर ने कहा है कि जातिवाद एक ऐसी उच्च अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। ऑप्शन देखिए, आर के मुखर्जी, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया या ए आर देसाई। तो सही उत्तर है जी एस घुरिये। दोस्तों जी एस घुरिये ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में लगभग 2000 जातियां विद्यमान हैं और घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर इसकी 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। डॉक्टर घुरिये ने आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि ये विशेषताएं जाति व्यवस्था के मूल रूप से संबद्ध हैं, वर्तमान रूप से नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो ये हैं W.L. वार्नर। दोस्तों W.L. वार्नर ने पश्चिमी समाज विशेषकर अमेरिकी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में यानी जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये कथन किसका है। तो ये कथन J.H. हट्टन का है। और आप देख लीजिए दोस्तों, J.H. हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। वहीं पर यशवी केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति व्यवस्था को इसकी 2 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसमें एक विशेष जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने इस जाति में जन्म लिया हो और जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर निषेध लगा दिया गया हो। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। कारण है कि भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रजाति और जाति 2 अलग अलग शब्दावली हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं बल्कि गलत व्याख्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हर्बर्ट रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। विभिन्न प्रजाति विशेषताओं वाले व्यक्ति बाहरी देशों से हमारे देश में आए और मूल प्रजातियों के लोगों को परास्त करके यहीं पर अस्थायी रूप से रहने लगे। रिजले ने प्रजातियों को 7 वर्गों में बांटा है और भारत में अनेक प्रजातियां और उपजातियां मिलती हैं। इस कारण भारत को प्रजातियों का अजायब घर नहीं कहा जाता, बल्कि भारत में अनेक जातियां मिलती हैं, ये अलग जो है टर्म है, और भारत प्रजातियों का अजायब घर है, ये अलग अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखिए, किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और क्षमता प्रदान कर सकती है।
दूसरा है यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। तीसरा है कि अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजाति विवाह की अनुमति नहीं देती है। और चौथा है भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो इसमें से गलत कथन आपको बताना है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा कि भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। बिल्कुल है जातिगत भेदभाव भारतीय मुसलमानों में भी। और आप जब देखेंगे तो भारत में मुसलमान अशरफ और गैर अशरफ समुदायों में बटे हुए हैं। अशरफ उच्च वंश के हैं जो मुख्यतः शहरों में रहते हैं, जबकि गैर अशरफ हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने हुए लोग हैं और मुख्यतः गांवों में रहते हैं। मुसलमानों में भंगी, कमीन, सक्का, नाई और जमींदार आदि पर आधारित विभेद हैं और इन विभेदों के साथ सांस्कारिक मूल्य भी जुड़ा हुआ है। शेष कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? तो सही उत्तर है शिक्षा। दोस्तों, भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का मुख्य कारण शिक्षा है और जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करके निम्न जातियां जागृत होंगी, उच्च होंगी, वे अपने अधिकारों के प्रति और सचेत होंगे, जिससे जातिगत असमानता दूर होगी। अगला प्रश्न है किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे या एन.के. दत्त। तो सही उत्तर है जी.एस. घुरिये। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर जिन 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है उनमें से एक विशेषता विवाह पर प्रतिबंध भी है। जाति व्यवस्था का संभवतः सबसे कठोर प्रतिबंध विवाह से संबंधित है और किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति अथवा उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अंतः विवाह या इंडोगैमस जाति व्यवस्था के आवश्यक तत्व के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हट्टन के अनुसार जाति का कार्य सामाजिक परिस्थिति या सोशल स्टेटस का निर्धारण करना है। हट्टन जे.एच. हट्टन मानवशास्त्री हैं और इनका मानना है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में पाई जाने वाली अद्वितीय यथार्थ है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। जाति का कार्य सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। इस पर टिप्पणी कीजिए। ये कथन पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है या तीनों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये कथन पूर्णतः सही है। दोस्तों, गिलबर्ट एक विचारक हैं। इन्होंने लिखा है कि भारत में सामाजिक तालमेल के आयोजन के रूप में जाति व्यवस्था का विकास किया है और ये व्यवस्था यूरोप की उसी व्यवस्था से बहुत अच्छी है जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीयताएं युद्ध करती हैं। अब्बे डुब्बाय जाति व्यवस्था से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदुओं की जाति व्यवस्था को उनके विधि निर्माण का सबसे सुखद प्रयत्न घोषित किया और उनके मतानुसार जाति व्यवस्था ने भारत को पूर्ण बर्बरता से बचा लिया है। यस्सी हिल ने जाति व्यवस्था को एकमात्र ऐसी सामाजिक व्यवस्था कहा है जिसका आधार बल से भी मजबूत है और इससे मजबूत कोई दूसरी व्यवस्था का प्रस्ताव अभी तक नहीं हुआ। जातिवाद जाति के प्रति एकांगी निष्ठा है। समाज में एक विशिष्ट स्थिति के परिचायक शब्द के रूप में जाति की भावना जातिवाद नहीं है। जाति की भावना तभी जातिवाद बनती है जब उसमें और जातियों में छोटा बड़ा होने और उनके विरुद्ध अपनी जाति के स्वार्थों की चिंता करने की प्रवृत्ति जुड़ जाती है। इसलिए जाति व्यवस्था के रूप में तो अच्छी है, लेकिन जब जातिवाद का रूप ले लेती है तो ये हानिकारक हो जाती है। तो इस प्रकार ये कथन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होकाट और सेनाट जात की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है धार्मिक सिद्धांत। आप देख सकते हैं कि जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक होकाट और सेनाट हैं। होकाट का विचार है कि संपूर्ण जाति व्यवस्था का उद्भव अनेक धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों से संबंधित हैं। इनके अनुसार कर्मकांडों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं पवित्रता के आधार पर अनेक उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित होती हैं। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक क्रिया के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे मंत्रोच्चारण के लिए पुरोहित, निमंत्रण देने के लिए नाई, फूल लाने के लिए माई, माली, सामान्य सेवा के लिए कहार आदि।
सेनाट ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित प्रतिबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ये विचार किया है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कुल देवता की पूजा और परिवार में भोजन संबंधी निषेधों की भिन्नता पर आधारित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से विभाजन करना है। इसमें जाति से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों का मिलान करना है। देखिए, जाति का प्रजाति सिद्धांत ये हर्बर्ट रिजले का है दोस्तों। जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड का है। इसके अलावा जाति का उद्विकासीय सिद्धांत ये डी इबेटसन का है। और जाति का धार्मिक सिद्धांत A.M. होकार्ट का है। होकार्ट और सेनाट का है। तो 1, 2, 4 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन है। एक बार इस प्रश्न का उत्तर फिर से देख लेते हैं। आप देखिए कि जाति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले का है। जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड का। जाति का उद्विकासीय सिद्धांत डी इबेटसन का है। और जाति का धार्मिक सिद्धांत A.M. होकार्ट का है। यानी A.M. होकार्ट ने जाति का धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए किसने कहा है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर है ये कथन नेसफील्ड का है। देखिए दोस्तों, नेसफील्ड ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को व्यवसायिक आधार पर स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। रिजले और घुरिये प्रजाति सिद्धांत, होकार्ट धार्मिक सिद्धांत से संबंधित हैं। और नेसफील्ड ने निष्कर्ष दिया है कि जाति समाज की एक स्वाभाविक उपज है जिसके निर्माण में धर्म का कोई स्थान नहीं रहा है। अगला प्रश्न है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये किसका मत है आपको बताना है। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये मत किसका है। तो सही उत्तर है आर नेसफील्ड का कथन है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए व्यवसाय ही उत्तरदायी तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो आप जानते हैं हर्बर्ट रिजले ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। देखिए, परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत या उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। ये जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो इसमें परंपरागत सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, आदिम संस्कृति अथवा मानव का सिद्धांत और उद्विकासीय सिद्धांत ये जाति की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।